बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन चार अहम पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि पंजाब में गवर्नर राज लगाने का जो हुकूमत ने प्लान बना लिया है और जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इसकी समरी पर काम शुरू कर दिया गया है, इसका क्या अंजाम होगा और ये फैसला क्यों किया गया। और दूसरा ये है कि बहुत अहम इतलात हैं कि ये जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के फैसले के ख़िलाफ़ PTI की रिट पर फैसला चंद घंटों में होना चाहिए था, वो 4 दिन उसे क्यों लगे और चौथे दिन भी 9:30 बजे तक क्यों इंतज़ार किया जाता रहा। आखिरी लम्हे तक किस ब्रेक थ्रो का इम्कान था जो नहीं हो सका और जिसके बाद फिर यानी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि फ़ैसला सुना दो। फ़ैसला तो पहले से लिखा गया था और पहले से मुराद कल परसों का नहीं है, बल्कि जिस दिन से इमरान खान ने पंजाब असम्बली में हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जब ये फ़ैसला आया था कि रन ऑफ इलेक्शन होगा, तो रन ऑफ इलेक्शन की तारीख 22 थी और 22 तारीख के अगले दिन इमरान खान खामोश हो गए थे। इसलिए खामोश हो गए थे कि उन्हें स्क्रिप्ट दे दिया गया था कि इस तरीके से फ़ैसला सुनाया जाएगा। चुनांचे उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को बता दिया था और PTI ने 22 तारीख की रात ही को ये बता दिया था कि आज फ़ैसला आ जाएगा, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे, लेकिन इसमें 4 दिन लग गए। तो उसमें क्या चक्कर था। तो ये गवर्नर राज वाली बात पर हम बाद में आते हैं। पहली बात ये है कि वहाँ ये क्या होता रहा। जरदारी साहब दुबई गए नहीं थे, बल्कि उनको ये कहा गया था कि आप दुबई पहुँचे, आपसे हमने कुछ मुज़ाकरात करने हैं। यहाँ एक ज़मीनी वजाहत बहुत बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि अस्करी क़यादत वो न्यूट्रल है, इसमें कुछ शुबा नहीं, लेकिन मामलात अब कहीं और से चलाए जा रहे हैं और फैसले वहीं से हो रहे हैं। अस्करी क़यादत गैर मुतल्लक हो गई है, जो आला अस्करी क़यादत है वो गैर मुतल्लक हो गई है। वो मामला से बिल्कुल उसने ख़ुद को अपना अलग थलग कर लिया है। चुनांचे कहीं और से, निचले क्वार्टर से कह लें या करीबी क्वार्टर से कह लें, जो भी कह लें, मामला तो उनके हाथ में हैं। तो उनकी स्कीम जो आपने पहले कई ज़राए से सुन ली, ख़ास तौर पर नजम सेठी साहब बड़ी तफसील से बता चुके हैं और नुसरत जावेद साहब ने भी अपने कालमों में ये पूरी स्कीम खोल कर बयान कर दी थी कि ये कुछ होना है और मुस्लिम लीग की क़यादत जो है इसके रास्ते में अगर रुकावट बनेगी तो अपना नुकसान करेगी। ये उनका तजिए का खुलासा था। तो इन हलकों की तरफ से जरदारी साहब को मैसेज मिला कि आप दुबई पहुँचे, आपसे हम मुज़ाकरात करेंगे। और चुनांचे सरदारी साहब वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्हें धमकी आमेज़ अंदाज में भी और तरग़ीब आमेज़ अंदाज में भी दोनों तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें। असम्बलियों से मुराद कौमी असम्बली, क्योंकि पंजाब असम्बली तो अब अपोजिशन इत्तेहाद जो बराए नाम हुक्मरान है उसके पास नहीं रहा। पख्तूनख्वा उसके पास पहले ही नहीं है, सिर्फ सिंध असम्बली है। बलूचिस्तान में तो कभी भी किसी सियासी जमात की हुकूमत नहीं रही, वहाँ तो उन्हीं क्वार्टर्स की हुकूमत होती है जो बलूचिस्तान को समंदर पार पाकिस्तानी इलाका समझते हैं। तो जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। इन हलकों का ख्याल था कि शायद मुस्लिम लीग नहीं मान रही। हालांकि मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ के हवाले से आज फिर खबर आई है कि उन्होंने शहबाज शरीफ से दोबारा कहा है कि असम्बली तोड़ दें, लेकिन दरअसल ये जरदारी साहब नहीं चाहते कि असम्बली तोड़ी जाए। वो कहते हैं कि हम अक्टूबर में इलेक्शन नहीं कराएंगे, असम्बली को आगे चलाएंगे। और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो पहले नवाज शरीफ के इस नुक्ता नज़र के नवाज शरीफ से भी बढ़कर हामी थे कि हुकूमत संभालते ही असम्बली तोड़कर नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन जरदारी साहब ने उन्हें फिर कन्विंस कर लिया, जिस तरह उन्होंने शहबाज शरीफ को भी कन्विंस कर लिया। शहबाज शरीफ पहले से ही आमादा थे। चुनांचे नवाज शरीफ अकेले रह गए और ये 3 बड़े लीडर एक तरफ हो गए। नवाज शरीफ साहब ने फिर गोया कि सरेंडर कर दिया कि ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि आप चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे और माशी सूरत हाल पर काबू पा लेंगे और असम्बली भी चला लेंगे, मुश्किल फैसले करने के बाद आवाम को रिलीफ देने की भी मोहलत आपको मिल जाएगी, तो ठीक है, मैं इसरार नहीं करता। चुनांचे यही तय हुआ कि मामला आगे चलाए जाएंगे, अक्टूबर में इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। लेकिन बजट पास होने के बाद और जो मुश्किल तरीन फैसले थे, जितने भी कराए जाने थे वो सब कराए जा चुके। तो उसके बाद फिर इन हलकों की तरफ से मुहिम्मात शुरू कर दी गई कि इस हुकूमत को बेअसर किया जा सके। और इस हुकूमत को इख्तियारात तो पहले ही नहीं दिए थे और वो तमाम वादे भी
भुला दिए गए थे, जो करके अपोजिशन इत्तेहाद को इस बात पर आमादा किया गया था कि आप तहरीक अदम एतमाद लाएँ, हम न्यूट्रल हो जाएंगे, जिसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, उसके बाद आप हुकूमत संभालें। नवाज शरीफ इस बात पर आमादा नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े वादों की मदद से जब PDM की क़यादत को तरगीबी अंदाज में मनवा लिया गया और हुकूमत उन्होंने संभाल ली, तो वो वादे सारे फरामोश कर दिए गए। उन वादों में एक ये था कि अगर इमरान खान को जलसे जुलूसों की आज़ादी है तो अपोजिशन लीडरों को भी जलसे जुलूसों की इजाज़त होगी, लेकिन अब इस वादे से वो मुकर गए हैं और वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को आने की इजाज़त नहीं देंगे और मरीम नवाज़ को भी ज़्यादा अरसा हम बाहर नहीं रहने देंगे। आपको याद होगा, कल की बात है कि जब इन्होंने PDM ने और अपोजिशन की इत्तेहादी हुकूमत ने, ये इत्तेहादी हुकूमत नहीं है, इसको अब हम मुत्तहदा अपोजिशन कहते हैं, जिसका दफ्तर ईवान वज़ीर आज़म में कायम है, तो इन्होंने ज़ोर दिया कि वसी तर बेंच बनाया जाए, जिसकी तायद नहीं हो सकी किसी मुतल्लिका क्वार्टर की तरफ से। तो मरीम नवाज़ को धमकी दी गई इन अल्फाज में कि आप याद रखें कि आप ज़मानत पर हैं, और इस धमकी का सीधा साधा तर्जमा ये था कि अगर आप इसरार करेंगी तो आपकी ये ज़मानत मनसूख हो सकती है। मतलब ये है कि जब मुल्क में इंतखाबी मुहिम चलेगी तो मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार कर दिया जाएगा और नवाज़ शरीफ को वापस आने की इजाज़त नहीं होगी, और अगर वो ज़बरदस्ती वापस आएंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और अदालतें उनके मुकदमात न सुनेंगी न ज़मानत लेगी। आपके इल्म में है कि किस तरह नवाज़ शरीफ पर जो मुकदमात जो समाअत के मुकम्मल हो चुके हैं, जिनकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है, और मरीम नवाज़ पर भी, और वो जो वकील जिन्होंने इस कार्रवाई देखी है और वो हजरात जिन्होंने इस कार्रवाई को डे टू डे, डे बाई डे पढ़ा है अखबारात में, उन्हें पता है कि इन दोनों मुकदमात में दोनों बाप बेटी बरी हो चुके हैं, क्योंकि वो नुक्ता जहाँ पर आकर ये मुकदमा रोका गया वो यही है। लेकिन उसके बाद से इन मुकदमात की समाअत नहीं हो रही। जब समाअत की तारीख आती, लंबी तारीख दी जाती है, और जब तारीख आती है तो या बेंच टूट जाता है या जज छुट्टी पर चल जाता है या किसी वजह को बताए बगैर अगली तारीख दे दी जाती है। मतलब ये है कि इन मुकदमात का फ़ैसला ना सुनाया जाए और इसी दौरान किसी हीले बहाने ज़मानत मनसूख करके मरीम को पकड़ लिया जाए। तो ये 3 दिन तक दुबई में मुज़ाकरात होते रहे। चौथे दिन लेट नाइट, यानी हमारे हिसाब से 7-8 बजे तक, और दुबई के हिसाब से 1 घंटा आगे कर लें आप, तो वहाँ लेट नाइट तक मुज़ाकरात होते रहे। जरदारी साहब नहीं माने, जिसके बाद ग्रीन सिग्नल दे दिया गया और फैसला फिर अचानक सुना दिया गया, जो 4-5 दिन पहले ही लिखा जा चुका था। और इस फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर जज फील करे कि उसने कोई नादानस्तगी से या गैर शऊरी तौर पर गलत फ़ैसला दे दिया है, तो उसे चाहिए कि वो अपना फ़ैसला दुरुस्त कर ले। चुनांचे फ़ैसला ये दुरुस्त किया गया। दुरुस्त इस तरह किया गया कि उसका फ़ायदा इमरान खान को पहुंचा। मतलब ये है कि आईने पाकिस्तान अब दफन हो चुका है और उसकी जगह एक ऐसे मुसव्वदे ने ले ली है जिसको हम आइन नहीं कह सकते, जिसको हम इमराइन कह सकते हैं। तो चुनांचे ये कहानी थी फैसला सुनाने में ताख़ीर की। और जरदारी साहब के इनकार की वजह क्या है? क्योंकि हम लोगों को जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इस हुकूमत के हाथ पाँव बांध दिए गए हैं और कहा गया है कि अगर हुकूमत नहीं छोड़नी तो ना छोड़ो, फिर इस तरह के नतीजे भुगतोगे। और नतीजा ये है कि अब अगर इमरान खान एक जुलूस लाहौर से लेकर जाता है इस्लामाबाद और एक जुलूस वो पेशावर से मंगवाता है, तो वफाकी पुलिस इन दोनों जुलूसों पर किस तरह काबू पाएगी? रूटीन का लाठी चार्ज करने के लिए भी एक तनासब चाहिए होता है कि मतलब कि अगर 2000 का जुलूस है तो पुलिस 200 की तो होनी चाहिए, और अगर पुलिस जुलूस 20,000 का है तो 2000 पुलिस होनी चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए जब ये इल्म हो कि जो मुजाहरीन हैं वो भी मुसल्लह हैं, पुरतशद्दद है, और कुछ भी एक्शन करने की ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस को पूरे शहर की सिक्योरिटी पर तैनात करने के बाद ही चंद हज़ार अफराद, 2-3 हज़ार अफराद निकाल पाएगी। वो कहाँ से वो इतनी नफरी लाएगी कि 20-25 हज़ार के मजमे से निमट सके, जो दो तरफ से आएगा।
10-12 हज़ार 15 हज़ार का जुलूस पेशावर से आ सकता है और इतना ही लाहौर से भी जा सकता है या कमोबेश। तो ये एक चैलेंज है। तो फिर जरदारी साहब के इनकार की क्या वजह है? इस इनकार की वजह उनके अंदर का ये एतमाद है कि हम निमट लेंगे, और निमट लेने की वजह कुछ पुरस्कार बातें बताई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ताकत के कुछ मराकज़, यहाँ मुराद आला अस्करी क़यादत नहीं है, बल्कि यूँ समझिए कि जिस तरह ताकत के कुछ दूसरे मराकज़ जो इस वक्त बज़ाहिर गालिब नज़र आ रहे हैं इमरान खान के साथ हैं, तो कम गालिब नज़र आने वाले कुछ मराकज़ जरदारी साहब के साथ हैं। उन्हें मुस्लिम लीग से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि अगला सेटअप इस तरह का आए कि जिसमें मुख्तलिफ़ पार्टियों के दरमियान सीटें तकसीम हो जाएं और एक ऐसी पार्लियामेंट बने जिससे हम जो चाहें फ़ैसला करवा लें। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में सरकारी इदारों की तादाद सैकड़ों में है और उनका बजट अरबों में है। तो उस इदारे के जो सरबराह बनता है वो अगर चाहे तो हर इदारे से अरबों रुपए की कमाई कर सकता है। आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये एक मुतालबा है। इस तरह की चीज़ें हैं। उन्हें मुस्लिम लीग से इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इस बात से इंटरेस्ट है कि पार्लियामेंट में जो नई पार्लियामेंट आए उसमें इतनी तकसीम हो, बिल्कुल वही याहिया खान का प्लान जो उसने 1970 के इंतखाबात में सोचा था कि उसका प्लान ये था कि 7-8 पार्टियाँ पार्लियामेंट में आएंगी और हुकूमत साजी के लिए कोलिशन बनानी पड़ेगी। कम से कम उन 7-8-9 पार्टियों में से 4-5 को कोलिशन बनानी पड़ेगी, चाहे वो इधर ये वाली 4-5 बना ले या वो वाली 4-5 बना ले, और मैं पीछे से बैठकर इनकी तनाबें खींचूँगा और जो फैसले मुझे चाहिए होंगे मैं मुकर्रर करा लूँगा। याहिया खान को ज़्यादा लालच नहीं था, उसको ये था कि ये नीचे वज़ीर-ए-आज़म बेख्तियार किस्म के रहें, ऊपर सदर में रहें। लेकिन अब जो है मफादात का दायरा बहुत वसी हो गया है, क्योंकि ज़माना बदल गया है। हर आदमी को फार्म हाउस चाहिए, हर आदमी को प्लाजे चाहिए, हर आदमी को दुबई और लंदन में फ्लैट चाहिए, बंगले चाहिए, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए। पुराने ज़माने की कारों का ज़माना गया। अब कोई कार अच्छी मेयारी शायान शान किस्म की कार जो है वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से कम की नहीं मिलती, और माशाल्लाह हर एक के 3-3 4-4 बच्चे होते हैं और सबको 6-6 7-7 कारें चाहिए होती हैं, 2-2 3-3 बंगले होने चाहिए, क्योंकि बच्चे घर में तो नहीं रहते। 6 महीने के लिए मरी चले जाते हैं, 6 महीने के लिए लपचा गली चले जाते हैं, 3 महीने के लिए स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, 3 महीने के लिए लंदन चले जाते हैं। तो वहाँ भी बंगले फ्लैट सब कुछ होना चाहिए। तो मफादात का दायरा बहुत फैल गया है। तो अब ये सारी गेम जो हो रही है ये इसी की गिरद घूम रही है, और जरदारी साहब को इत्मीनान है कि वो कुछ ऐसे हलके उनके साथ हैं जो अभी गालिब नहीं है, लेकिन वो पांसा पलट सकते हैं। तो ये अब देखने की बात है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन इस सारे क़ज़िये में सुप्रीम कोर्ट ज़िबा हो गई है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इदारा नहीं रहा, और अब हर आदमी ये बात कर रहा है कि फ़लाँ का बेटा इमरान खान ने मुलाज़म कराया, फ़लाँ की बेटी इमरान खान ने मुलाज़म कराई, फ़लाँ को इमरान खान ने फ्लैट दिया, फ़लाँ को इमरान खान ने कोठी दी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। तो जब ये बातें इतनी ज़्यादा फैल गई हैं तो आप मुझे बताइए कि फिर इदारा कहाँ रहा? फिर तो वो है जो हमें दिखाया जा रहा है। अगर वो नहीं है तो ये भी बदकिस्मती है, और अगर वो है उसी तरह है जिस तरह दिखाया जा रहा है तो और ज़्यादा बदकिस्मती है। तो इसी एतमाद के ज़ोर पर वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, या कम से कम हम ये कह सकते हैं कि एक धमकी दे दी है कि पंजाब में गवर्नर राज लगाया जाएगा और उसके लिए समरी तैयार है। तो समरी के बारे में ये सुना गया है कि वो तरीका ये है कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास होंगे बारी बारी या एक ही टाइम, वल्लाह आलम। तो उस इजलास में ये करारदाद कि पंजाब में गवर्नर राज लगाया जाए, वहाँ इस तरह के मामला आते हैं, तो वो करारदादें मंजूर भी हो जाएंगी। क्योंकि इत्तेहादी अभी तक ये भी एक मिस्टीरियस मसला है कि इन हालात में जब 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में इत्तेहादियों की हुकूमत को नहायत ही तैश और इश्तियाल का आलम में निकाल बाहर किया है, तो इत्तेहादी अभी तक कोई टूटा नहीं है। हो सकता है कल परसों तक टूट जाए,
लेकिन अभी तक कोई इत्तेहादी ना टूटना भी एक माने खेज बात है। तो ये करारदाद पास हो जाएगी। करारदाद पास होने का मतलब ये है कि गवर्नर साइन कर देगा और गवर्नर राज लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट की कार्रवाई होगी, पार्लियामेंट की करारदाद की रोशनी में पूरे पार्लियामेंट का फैसला होगा गवर्नर राज लगाना, लिहाजा इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन पीटीआई वालों से बात हुई है मेरे एक दोस्त की, वो कहते हैं कि गवर्नर राज का नोटिफिकेशन बाद में ही नाफज होगा, उसकी मुअत्तली का आर्डर पहले आ जाएगा। ये भी है। अब ये भी देखना कि ये फिर किस तरह नबर्द आज़मा होते हैं। लेकिन ये तो तय है कि इस्लामाबाद की हुकूमत का दायरा इख्तियार अब इतना महदूद हो गया है कि उसे उस वक्त शदीद चैलेंज का सामना होगा जब कभी अगर इमरान खान ने फैसला किया कि वो लॉन्ग मार्च करते हुए लाहौर और पेशावर से बैक वक्त उसके काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक खबर और भी गश्त कर रही है, वो ये है कि ऊपर की सतह पर या दरमियान की सतह पर या निचली सतह पर कहीं ना कहीं ये तय हुआ है कि ये कम से कम दिसंबर जनवरी तक सिस्टम इसी तरह चले कि पंजाब में परवेज़ इलाही हुकूमत करे और वफाक में इत्तेहादी अपोजिशन अपनी नाम नहाद हुकूमत चलाती रहे, सिस्टम दो तरफा चले। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, ये भी एक अजीब बात है। अगर ऐसा है तो फिर गवर्नर राज लगाने की धमकी का मतलब ये है कि ये खोखली धमकी है। पता नहीं इस इत्तलाह में वज़न है कि नहीं कि दोनों हुकूमतें कम से कम दिसंबर तक एक दूसरे को नहीं छेड़ेंगी। दिसंबर तक से मुराद है कि जुलाई ख़त्म हो गया, होने वाला है 2-3 दिन में, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर 6 महीने या 5 महीने तक कोई हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेगी और ये मसनूई लड़ाई या गर्मा गर्मी चलती रहेगी। लेकिन मुझे इस राय में वज़न इसलिए नज़र नहीं आता कि इस सूरत में भी जो बुहरान की शक्ल होगी वो पाकिस्तान की सालमियत का तिया पांचा कर देगी। मरीम नवाज़ साहब को क़यादत देने की खबर भी आ गई है। ये कल आई थी और अभी तक जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इसकी कुछ तरदीद या वजाहत नहीं आई। खबर ये आई है कि लंदन में नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है और जहाँ उन्हें ये मशवरा दिया कि असम्बली तोड़ दी जाए, वहीं उनसे ये भी कहा है कि मरीम नवाज़ को कोई मरकज़ी ओहदा दिया जाए। इसकी तशरीह नहीं सामने आई। कुछ का कहना है कि मरकज़ी ओहदे से मुराद है कि शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा संभालेंगे और पार्टी की सदारत मरीम को मिल जाएगी, और कुछ का कहना है कि नहीं, उन्हें सीनियर नायब सदर या नायब सदर का कि ऐसा ओहदा मिलेगा जो प्रैक्टिकली यानी वो सदर के इख्तियारात इस्तेमाल करेगी, ओहदा उनका जैसे वाइस चांसलर और चांसलर होता है, इस तरह का मसला कोई हो जाएगा। लेकिन मसला फिर यही है कि जिन हलकों को नवाज़ शरीफ कबूल नहीं है उन्हें मरीम भी कबूल नहीं है। क्या वो मरीम की सदारत पर राज़ी हो जाएंगी? क्या उन्हें उनकी ज़मानत मनसूखी का फ़ैसला कबल अज़ वक्त कर लिया जाएगा अगर मरीम को सदारत मिलती है? बहरहाल लीडर इसी तरह बनते हैं। मरीम नवाज़ को अगर जो ओहदा मिल रहा है तो उन्हें फ़ौरन लेना चाहिए और क़यादत के मैदान में आ जाना चाहिए और इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि ज़मानत मनसूख हो जाएगी और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या उन्हें मज़ीद 7 साल कैद की सज़ा सुना दी जाएगी। इसलिए कि पिछले 4 साल का तजर्बा हमें ये बताता है कि वो बिल्कुल बुरी तरह नाकाम रहा। अगले 4 साल का तजर्बा भी इससे ज़्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। इसलिए मरीम को ज़हन बना लेना चाहिए कि वो उन्होंने कुर्बानी देनी है और मुस्लिम लीग की क़यादत करनी चाहिए। इसलिए कि मुस्लिम लीग के पास कोई क़यादत नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं और फिर उसके बाद खुर्शीद शाह से लेकर कमर जमात कायरा तक कायदीन की एक लंबी फहरिस्त है। सिंध और पंजाब को मिलाकर अगर हम देखें, बल्कि पुख्तूनख्वा को भी शामिल कर लें, तो उनके पास सफ़े दोयम के कायदीन की तादाद जो है 50 से ज़्यादा है। मुस्लिम लीग की ट्रेजी ये है कि इसके पास सफ़े अव्वल के क़यादत में सिर्फ नवाज़ शरीफ है, फिर मरीम है, उसके बाद शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है वो कभी क़यादत में थे ही नहीं, और उसके बाद जो सफ़े दोयम की क़यादत है उसमें हमें चंद एक नाम ही नज़र आते हैं और वो भी बड़े मोतदल मिजाज किस्म के। मसलन नासिर इकबाल, उनके पास कंटेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन वो प्रेजेंटेशन करने के काबिल नहीं है। एकेडमिक किस्म की तकरीर, वो अवाम के जलसों में भी एकेडमिक किस्म की तकरीर करते हैं और वो मुस्लिम लीग का जो जानिया है या जो उनका मौक़िफ़ है या जो उनके
जो भी वो बताना चाहते हैं आवाम को बता रही बातें। ख्वाजा आसफ़ और ख्वाजा साद रफ़ीक जी अच्छे मुकर्रर हैं, अच्छे बात को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों एंटी नवाज शरीफ कैंप में हैं और शहबाज शरीफ के कैंप में हैं। नवाज शरीफ के कैंप में हमें आबद शेर अली नज़र आते हैं और जावेद साहब हैं कोई शेखुपुरा के। इसी तरह 2-3 और लीडर हैं बस, और उसके बाद क़यादत ही कोई नहीं है। क़यादत क्यों नहीं है कि पिछले 5 साल के अरसे में जब से शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर बने हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग को तंजीमी तौर पर बर्फ़ खाने में डाल दिया है। जब आप तंजीमी तौर पर किसी पार्टी को बर्फ़ खाने में डाल देंगे तो फिर क़यादत उभर कर नहीं आएगी। क़यादत उभर के आती है जलसों से, जुलूसों से, अवाम के साथ राब्तों से। वो राब्ते 5 साल से मुस्लिम लीग के राब्ते अवाम से मुनक़ता हैं। सिर्फ मरियम नवाज़ कभी जलसे करती हैं तो ये राब्ता बहाल होता है, और वो जलसे करना जब बंद कर देती हैं तो ये राब्ते टूट जाते, ख़त्म हो जाते हैं। ये असूल की बात है कि राब्तों से लीडर बनते हैं। जब एक लीडरों को आप मौका देते हैं तकरीरें करने का, आवाम के साथ इंटरेक्शन करने का, तो ख़ुद ब खुद फिर वो जो ज़्यादा काबिल और गट्स वाले लोग होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी के पास 50 लीडर है और इनके पास 5 भी नहीं है, हालांकि ये पीपल्स पार्टी से कई गुना बड़ी पार्टी है। तो ये बात सोचने की है। तो नाज़रीन, ये आज अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अब देखिए रात गए तक क्या फ़ैसला होता है। मुस्लिम लीग नून या हुकूमत या पीपल्स पार्टी खुलकर अदलिया के फ़ैसलों पर कोई लाइन लेती हैं कि नहीं लेती। अभी तक की इत्तला यही है कि उन्होंने एक ही रास्त एक्शन का फ़ैसला किया है और वो है गवर्नर राज का। लेकिन ज़ाहिर है ये कहने की बात तो बहुत आसान है, करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।